स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के सामने मौतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार यानी छठी सरकार के मुख्यमंत्री ने ले लिया आखिरकार शपथ। बताएंगे किस तरीके का रहा प्रोग्राम दोस्तों, और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी समेत सारे दिग्गज नेता मौजूद रहे दोस्तों। और इसी के साथ में मंत्रिमंडल विस्तार में क्रिश्चियन समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोगों के कितने कितने मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं दोस्तों, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है। और सरकार बनाते ही, शपथ लेते ही सबसे पहले जाकर ऑफिस में कैबिनेट बैठक के साथ ही कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं दोस्तों। बताएंगे कौन कौन से ताबड़तोड़ फैसले पहले ही कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस के नेता ने ले लिया है। और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ और एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि केरला के अंदर सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत की सबसे मजबूत पार्टी और सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभर चुकी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर केरल के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर शपथ ले लिया है दोस्तों। सुबह से ही लगातार हलचलें चलती रही कांग्रेस के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से लेकर कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे दोस्तों। इसी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी केरल के अंदर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे दोस्तों। नेता विपक्ष राहुल गांधी और साथ में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची दोस्तों। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने एयरपोर्ट पर कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं का स्वागत किया दोस्तों, बल्कि सारे वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी के स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी की वो तस्वीर भी काफी शेयर की गई, जिसमें राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल एक दूसरे के गले लग रहे हैं दोस्तों। और ये गले लगना इसलिए जरूरी है और इसलिए एक बड़ा मैसेज है क्योंकि केसी वेणुगोपाल पार्टी के लिए केरल में पूरी ताकत झोंक देते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल के बीच में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और ज्यादातर विधायक केसी वेणुगोपाल के साथ में थे दोस्तों। लेकिन सतीशन को आम जनता का जोरदार तरीके का समर्थन मिल रहा था दोस्तों, और लोकप्रिय नेता है अपने क्षेत्र केरला के अंदर, तो उनको पार्टी ने आगे किया और केसी वेणुगोपाल भी इस बात पर तैयार हो गए। इसके बाद वीडी सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया दोस्तों। जैसे ही उन्होंने शपथ लेना शुरू कर दिया, सामने पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से जोर जोर से चिल्लाने लगे दोस्तों। यानी एक ऐसा लग रहा था कि मानो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसी दिन का इंतजार कर रहे थे जब कांग्रेस पार्टी का एक नेता मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बना 10 साल के बाद दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी और वीडी सतीशन एक दूसरे के गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में वीडी सतीशन के साथ में कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कांग्रेस की पूरी टीम मौजूद दिखाई दे रही है दोस्तों, जिसमें डीके शिव कुमार भी हैं और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी भी मौजूद थे दोस्तों। इसी के साथ में पूरे का पूरा कांग्रेस पार्टी का ग्रुप दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी एकता केरल के अंदर दिखा रही है दोस्तों। पार्टी केरला में नई सरकार बनाने जा रही है, इसीलिए कार्यकर्ताओं में और नेताओं में, मुख्यमंत्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों जैसे ही मुख्यमंत्री पोस्ट पर उन्होंने शपथ लिया, उसके बाद असली काम एक्शन लेना शुरू होता है दोस्तों। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने शपथ लेने के साथ ही ऑफिस में जाकर कैबिनेट की पहली बैठक की दोस्तों, और पहली बैठक के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए। 15 जून से केएसआरटीसी यानी केरल के बसों के अंदर मुफ्त यात्रा शुरू होगी और बुजुर्गों के लिए एक नया विभाग बनाने का आदेश जारी किया गया है। कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय 3000 रुपए बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है दोस्तों, और 2-3 दिनों में और बड़े फैसले लिए जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों कैबिनेट की बैठक पार्टी के लिए बहुत जरूरी है और ये मैसेज भेजने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो वादा करते हैं वो पहले कैबिनेट के अंदर ही ज्यादातर वादे पूरे कर दिए जाते हैं। इसी के साथ में अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पंजाब के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर हिंदू मतदाता बीजेपी के साथ में आ जाएंगे तो बीजेपी पंजाब का क्रैक कोड ढूंढ लेगी, यानी पंजाब के अंदर अपनी सरकार बना लेगी दोस्तों। और बीजेपी वाले इसी जुगाड़ में है कि ज्यादातर जो पंजाब के हिंदू नेता है उनको साथ में लेकर आया जाए, यानी राघव चड्ढा जैसे और कई लोगों को लेकर आया जाए, और ऐसे खासकर उन लोगों को लेकर आया जाए जो पंजाबी हिंदू समुदाय के बीच में अपनी पकड़ रखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी उस आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है दोस्तों। इसीलिए दीपक सिंगला आम आदमी पार्टी के नेता को 155 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। ये कार्रवाई महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े बैंक फ्रॉड केस में की गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक इस मामले के तार पहले गिरफ्तार पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सबूत जुटाने और वित्तीय लेन देन की जांच के लिए ईडी ने देश भर के अंदर छापेमारी अभियान को शुरू कर दिया है दोस्तों। अभियान चलाया हुआ है और सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने सोमवार को गोवा, दिल्ली में दीपक सिंगला, महेश सिंगला और अमरिक गिल और अन्य से जुड़े हुए 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच के
दौरान मिले दस्तावेज और अन्य सबूतों के आधार पर दीपक सिंगला को हिरासत में ले लिया गया है और ईडी का कहना है कि महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े हुए लोगों पर बैंकों के साथ कथित धोखाधड़ी पर लगभग 155 करोड़ रुपए की राशि हड़पने का आरोप है। कुल मिलाकर दोस्तों आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब ये लोग पंजाब के चुनाव की तैयारी के लिए छापेमारियां कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और नेता बिल्कुल नहीं झुकने वाले। उनको पता है कि बीजेपी से कैसे लड़ाई लड़नी है और आम आदमी पार्टी धीरे करके कमजोर होती जा रही है। दोस्तों तो इसे एक बात है कि आम आदमी पार्टी को अपने सारे उन नेताओं को बचाना पड़ेगा जिन पर ईडी की छापेमारियां चल रही है और ऐसे में अब पार्टी के नेता दीपक सिंगला आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों बीजेपी की कार्रवाई के अंतर्गत ये फंस चुके हैं। आप लोग अपनी राय जोड़ लेकर बताएगा। साथ साथ रायपुर से बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों, जहां पर रायपुर के अंदर मॉर्निंग वॉक के दौरान बीजेपी के नेता और पूर्व विधान सभा के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक से लूटपाट की गई है, छीना झपटी की गई है और मामले में सूचना मिलते ही रायपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। दोस्तों घटना के बाद कांग्रेस के लोगों ने छत्तीसगढ़ के अंदर सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो रखी है। धर्मपाल कौशिक के साथ किए गए इस तरीके के दुर्व्यवहार दोस्तों और एक तरीके से छीना झपटी का ये मामला काफी बड़ा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है आखिरकार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर डेट। दोस्तों आपको बता दें कि 1/1/2022 के अंदर कई सारे एमएलसी बने थे जिनको अब टाइम पूरा होने के बाद 2026 के अंदर इन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 साल वाले इलेक्शन की घोषणा की है और महाराष्ट्र के अंदर एमएलसी पोस्ट पर ये घोषणा की गई है। दोस्तों इसमें सोलापुर, अहमदनगर, ठाणे, जलगांव और सांगिल के साथ साथ नांदेड़ और यवतमाल और पुणे के साथ साथ अलग अलग इलाकों के अंदर ऐलान किया गया है। दोस्तों यानी कई सारे लोग हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव कराए जाते हैं, तो अब ये चुनाव कराए जाएंगे। दोस्तों बड़ी बात यह है कि 16 सीटों को लेकर संघर्ष और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा दोस्तों और 16 सीटों पर जमकर मुकाबला होने वाला है इंडिया गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच में। 25 मई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और लास्ट दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का 1 जून 2026 को। स्क्रूटनी की जाएगी 2 जून 2026 को और लास्ट डेट है नाम वापस लेने का 4 जून 2026 को और जो वोट डाले जाएंगे दोस्तों वो 18 जून को डाले जाएंगे और इसके बाद 22 तारीख को काउंटिंग होगी और नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एमएल के चुनाव में ये जो 16 है काफी जरूरी है इंडिया गठबंधन के लिए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया। दोस्तों इसके बाद जिन जिन लोगों को मंत्री बनाया गया है और जौन सा मंत्रालय इनको पोर्टफोलियो दिया गया है उस बारे में अब डिटेल सबके सामने आ गई है। जो अपडेट है दोस्तों वो ये कि एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 नए मंत्रियों को उनका विभाग सौंप दिया है। दोस्तों भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई और बागी, समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे को खाद्य विभाग दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक नए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग दिया गया, एमएसएमई दिया गया। कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता को खाद्य, रसद और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी स्वतंत्र प्रभार के तौर पर दी गई है। सौमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार और कृष्ण पासवान और सुरेश दुलेर को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। इस पर आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों बाहुबली नेता आनंद मोहन के हालिया बयान को लेकर जेडीयू ने तीखी टिप्पणी की है। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और मंत्री लेसी सिंह ने पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और क्षमता पर सवाल उठाना पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी से जुड़े सभी बड़े फैसले नीतीश कुमार की सहमति और मार्गदर्शन से किया जाता है। लेसी सिंह ने यह भी कहा कि अगर कोई नेता नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करता है तो यह केवल व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि उस नेतृत्व व्यवस्था पर हमला है जिसे बिहार की करोड़ों महिलाएं समर्थन देती है। यानी अपने ही नेता के खिलाफ निशाना साधने से जनता दल यूनाइटेड के लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। इसी के साथ में बागी विधायक को अगर तुमने दे दिया मंत्री का पोस्ट तो होगा बुरा, ये धमकी दी है। दोस्तों दिनाकरन ने और उनकी पार्टी में केवल एक ही विधायक है और ये एक जो विधायक है बार बार आकर इनको यहाँ थलापति से मिलना अच्छा लगता है दोस्तों, और बार बार आकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं। पिछली बार तो इस्तीफा भी दे दिया था एएमएम के नेता ने, लेकिन बाद में दिनाकरन ने दावा किया कि उनके एक नेता का शपथ रह गया था, उनके नेता को पोस्ट से हटाया गया जबकि उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए था, पोस्ट से नहीं हटाना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर थलपति विजय को समर्थन देने के लिए सब के सब छटपटाते हुए दिखाई दे रहे। यही बड़ा कारण है एक विधायक को धमकी लेकिन पार्टी के नेता यानी एएमएम के नेता दे रहे हैं थालापति विजय को। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय पूरे 5 साल सरकार चलाएंगे डंके की चोट पर तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा।